हेलो फ्रेंड्स, इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर आपके लिए प्रतिदिन सुबह लाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, उसके लिए आपको 20 मार्च की न्यूज़ आज मिल जाएगी। इस 20-25 मिनट के सेशन में आपको हमेशा दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट खबरें और पिछले 1 सप्ताह की जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे जो न्यूज़ में रहे हैं, उसको हम आपके सामने लाते हैं ताकि आप डेली करंट अफेयर करते हुए जाएं और आपका रिवाइज भी होता जाए, कुछ छूटे नहीं। ठीक है, वो हैंडपिक्ड होते हैं आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको लाया जाता है। बहरहाल हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी वो सारी इसमें मेंशन्ड हैं। और उससे जुड़ने के लिए आपके सामने ये नंबर दिया गया, इस नंबर से आप कि हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में जितनी बातें आपको लिखी गई हैं वो तो मिलेंगी ही। उसके अलावा एक जो स्पेशल है वो है ल्यूसेंट का। पूरा हम ल्यूसेंट को बहुत ही कम समय में कवर करवाएंगे। ल्यूसेंट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे ल्यूसेंट को नज़रअंदाज करते हैं। उसकी वजह से जो फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं ल्यूसेंट से, या ल्यूसेंट जो आपका रिवाइज करवा देता है पूरा का पूरा सिलेबस, वो आपका कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आपका शेड्यूल बनाया हुआ है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट कैसे करवाया जाएगा। और एक इसके साथ में हमारा क्रैश कोर्स के साथ ये भी खास रहेगा कि पहले हमने सोचा था कि इसको ओपन रखना है, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया नहीं, अगर हम अभी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर हम पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएंगे बच्चों पे। हमारी 4-5 लोगों की टीम है, 4 तो आपको रेगुलरली दिखते हैं, तो 18 अगर 70 बच्चे हम कैप रखते हैं तो एक मेंटोर पे 18 बच्चे के आसपास 17-18 बच्चे रहेंगे। हम उनको पर्सनली गाइड कर सकते हैं, हम उनकी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं, क्या वो कोप अप कर रहे हैं, क्या वो उनसे जो एक्सपेक्टेड है वो कर रहे हैं। अगर वो उस हिसाब से चल रहे होंगे तो फिर हम उनके साथ बने रहेंगे, अदरवाइज फिर हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो हमारा ये रास्ता है, हमारा ये प्लान है आपके लिए। जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। और फिर रहने देते हैं बाकी फालतू की बातें, अब काम की बातों पे आते हैं। इंडियाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 18 मार्च। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस, ठीक है, ये कब है? 18 मार्च को है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है? जहाँ पे आयुध का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे जो गन्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इंडिया लेवल पे बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया फुल्ली अभी सेल्फ रिलायंस नहीं हुआ है कि हम सारी चीज़ें खुद से बना लें। तो बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम खुद से बनाते भी हैं। तो जो चीज़ें बनाते हैं वो कहाँ बनती है? वो यहाँ पे बनती है। तो इनका 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे बोला जाता है। हर वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता के कोसीपुर में है, जिसका जो 18 मार्च 1802 को शुरू किया गया था। उसी को 18 मार्च को जब शुरू हुआ था, उसी के नाम पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। ओएफबी जो है अपना दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। ठीक है, अभी उतना बड़ा नहीं हो पाया दुनिया में, और भी इससे बड़े बड़े हैं। हमारा 37वां स्थान है, लेकिन दुनिया का 37वां है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। भारत का तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा है ही। ठीक है, एसबीआई हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन सेंटर IIAC स्थापित किया गया है। यह क्या करेगा कि रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के डेट में बैंकिंग में, कि कैसे क्या करें कि नई नई चीज़ें आए, उसमें जो पुरानी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं उस पर हम बैठ कर विचार कर सकें, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर सकें, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग कर सकें। तो उस चीज़ के लिए ये आया है। वर्तमान प्रदर्शन को बढ़ाना है नवाचार के माध्यम से। स्टेट बैंक के बारे में आपको ये बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। स्थापना 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। वर्ल्ड स्लीप डे, जो सोते बहुत हैं उनको बड़ा, उनके लिए इम्पोर्टेंट दिन है। आप लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह सोते रहते हो, क्लासेज आ जाती हैं लेकिन आप देखते नहीं हो, तो जाग जाएं, जागना बहुत ज़रूरी है। खैर, अभी विश्व नींद दिवस हर साल मार्च इक्विनॉक्स से पहले। इक्विनॉक्स आपको पता है कि इक्विनॉक्स किस दिन होता है? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और मार्च वाला इक्विनॉक्स, साल में 2 इक्विनॉक्स होते हैं जब सूरज जो है इक्वेटर के ऊपर होता है, विषुवत रेखा के ऊपर होता है। तो ये किस किस दिन होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले शुक्र
उससे पहले जो शुक्रवार बनेगा, जिस दिन इक्विनॉक्स होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, उसके पहले जो शुक्रवार होगा उस शुक्रवार को मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? गुणवत्तापूर्ण नींद के महत्व को स्थापित या उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस बार ये शुक्रवार 18 मार्च को बना है, इसलिए 18 मार्च को होगा। महिला मनी वीजा और ट्रांसकॉर्प ने महिला उद्यमियों के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, डिजिटल भुगतान नेटवर्क महिला मनी। ठीक है, महिला मनी आप देख रहे हैं, यहाँ पे फोटो भी है आपके पास में। महिला मनी वीजा और ट्रांसकॉर्प प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई। ठीक है, पीपीआई ने महिला उद्यमियों को आसानी से, जो महिला उद्यमी है उनके लिए ये स्पेशली है, तो इनको आसानी से ऋण मिल जाए, पैसा आना ट्रांसफर होना आसान हो जाए, इन चीज़ों की करने के लिए मदद के लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। क्या किया है? महिला, आप देख रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी स्कीम आ रही हैं, तो ऐसे स्कीम जो है कल को आपसे पेपर में पूछ दिए जाएंगे, आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है। महिला मनी प्रीपेड कार्ड किसने लॉन्च किया है? ठीक है, प्रीपेड कार्ड को डिजिटल उद्यमियों, छोटे कारोबारियों और महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। यह कार्ड उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो अपने बैंक खातों को सक्रिय रूप से संचालित नहीं कर सकती हैं। आप देखते हैं आपके आसपास में भी, या आपके जान पहचान में, या फिर गांव की महिलाएं, आप जानते हैं कि उनको कितनी परेशानी होती है, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती हैं, उनको बैंकिंग की समझ कम आती है, कैसे ट्रांसफर करेंगे, कुछ रिस्क तो नहीं हो जाएगा, कोई दूसरा तो पैसा नहीं निकाल जाएगा, इसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, इन सारी चीज़ों से वो विज्ञ नहीं है, उनको कम जानकारी है। तो उन लोगों को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन अपने व्यवसाय और खर्चों के लिए डिजिटल रूप से लेन देन करना चाहती है। जुड़ना तो हर कोई चाहता है, सुविधाजनक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन करने में डर है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए उनको बेसिकली चाहिए क्या, उन चीजों को ध्यान में रख के ये किया गया। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, कौन कितना अमीर है भाई, इस चीज की लिस्ट है। तो आप देख रहे हैं महाशय को, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका नाम क्या है? एलोन मस्क। ठीक है, ये स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक है। ठीक है, 2002 में M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट ये बताते हैं दुनिया में, इनका अपना मापदंड है, उसके हिसाब से बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है भाई। तो इनके हिसाब से सबसे अमीर एलोन मस्क हैं, जिनकी संपत्ति $205 बिलियन है। $205 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़ होता है। $1 आपको लगभग 75 रुपए के आसपास का बनता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडियन मनी में कितना है। अमेजन.com इंक के कार्यकारी अध्यक्ष जॉफ बेजोस $188 मिलियन के साथ में दूसरे नंबर पे है। $135 मिलियन के साथ में LVMH मोएट ओहनेसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नार्ड अर्नोल्ट। ठीक है, भारत का क्या इस लिस्ट में कोई भी है? तो भारत के हमारे मुकेश अंबानी, आपको पता है कि सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, तो ये इस लिस्ट में टॉप 10 में उभरने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। और भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एशिया के ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी $103 अरब की वैश्विक संपत्ति है और ये टोटल 9वें स्थान पे है। ठीक है, मूडीज ने CY22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर 9.1% कर दिया। तो जो एक्सपेक्टेशन था कि कैलेंडर ईयर 2022 में भारत का GDP ग्रोथ जो है वो 9.5 होगा। ठीक है, 9.5 एक्सपेक्टेड था पहले, जो मूडीज ने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया था, लेकिन फिर किन्हीं कारणों को देखते हुए उसको कम किया गया और इसको 9.1 कर दिया गया। 9.1 मतलब 40 बेसिस पॉइंट, 40 आधार पॉइंट से इसको कम किया गया। ठीक है, मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत के अनुमान GDP वृद्धि का अनुमान 5.4% करने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चीज़ों को जब ख़त्म हो जाता है उसको फेंक देते हैं। वैश्विक कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम उसको ठीक से रिसाइकिल नहीं करते हैं, प्लास्टिक वाले वेस्ट के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए प्लास्टिक वाले कचरे ज़्यादा बड़ी समस्या बन के रखे हुए हैं। आप हर दिन कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित न्यूज़ में या किसी चीज़ में उस चीज़ की चर्चा पाते हैं। तो इसको
18 मार्च को वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और इस चीज में इस बात पे जोर दिया गया है कि इसको आप एक लाइबिलिटी के रूप में ना देखें, कचरे को उसको आप एसेट के रूप में, इसको एक रिसोर्स के रूप में देखें कि ये चीज जो है ये खत्म नहीं हो गया, ये चीज कुछ और बन के आएगा, एक रिसोर्स बन के आएगा, ये बर्बाद नहीं हुआ है, इससे हम कुछ और निकालेंगे, उस रूप में देखा जाए। इस चीज पे इस बार ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस साल इवेंट का फोकस रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी, जो रिसाइकलिंग के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जीरो से लेके उसको पिक करने से लेके उसको फाइनली रिसाइकिल करके मार्केट तक पहुंचाने में जो लोग शामिल हैं, उनके बारे में उन पे फोकस है इस बार, जिन्होंने कई लॉकडाउन के दौरान कचरा इकट्ठा करने और रिसाइकलिंग के लिए खुद को हमेशा तैयार रखा है। ठीक है, वो कचरा इकट्ठा करते रहे, चाहे वो लॉकडाउन रहा चाहे कुछ भी रहा, तो ऐसी चीजों में उन्होंने मेंटेन रखा इस सिस्टम को, उन पे ये फोकस है इस बार। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2018 में रंजीत बख्शी द्वारा स्थापित ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये इन्होंने पहली बार रंजीत बख्शी ने इस चीज को बनाया और लोगों के सामने लाया। ठीक है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ये आपको लाइफ को बहुत अलग अलग तरीकों से प्रभावित करेगी। तो इनमें क्या किया गया, रैपिड रेल इंडिया का पहला कोच जो है बनकर तैयार हो गया। ये सेमी एरोडायनेमिक ट्रेनों की डिलीवरी जल्दी शुरू हो जाएगी। ये जो सेमी हाई स्पीड, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की ट्रेन इंडिया में नहीं है, ये सेमी हाई स्पीड है। इनकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 170 किलोमीटर इस रेंज की है, मतलब 200 से कम कम वाली स्पीड जनरली। ठीक है, पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए सावली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कुल 210 कारों की डिलीवरी की जाएगी। वहां पे जो बन रहा है तो वहां 210 कारें बनेंगी। इसकी औसत स्पीड कितनी है, औसत नहीं मतलब प्रति घंटे इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर तक जाएगी, और ये हर 5 से 10 मिनट में चलती रहेगी। ये मेट्रो की तरह एक तरीके से सिस्टम होगा, मेट्रो का थोड़ा सा अलग रूप होगा ये, और ये हर 5 से 10 मिनट में चलेगा। 55 मिनट में ये मेरठ पहुंचा देगा 14 स्टॉप के साथ, मतलब इतना ज्यादा स्टॉप है तब भी ये 55 मिनट में मेट्रो पहुंचा देगा। जो दिल्ली के लोग हैं उनको पता होगा कि दिल्ली से मेरठ जाना इतनी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, इतना ज्यादा टाइम लगता है, इतना पोल्यूशन झेलना पड़ता है, हर तरह का पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो उन सारी चीजों से आपको मुक्ति दिलवाएगा ये। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा क्या होगा कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पे है, तो ये 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा, क्योंकि लोग गाड़ियां कम चलेंगे, फिर इससे लोग चलने लगेंगे, गाड़ियां, बाइक, इस तरह की चीजें कम हो जाएंगी, तो इससे इतना उत्सर्जन कम हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली भी होगा। ठीक है, पूरे 82 किलोमीटर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS मार्ग, जिसमें कुल 25 स्टेशन होंगे, अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, 14 तो मतलब स्टॉपेज है इसका, और 25 स्टेशन होंगे, बार बार बदल बदल कर स्टॉपेज रख के उस तरीके से किया जा सकेगा। अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, वो वैज्ञानिक होते हैं, उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मीटिंग होगी, उसका 36वां संस्करण है ये, वो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे सीधा क्या पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, या दिल्ली में जो हुआ है वो कौन सा संस्करण था, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ये 20 से 22 मार्च को आयोजित होगा। ठीक है, इसका क्या है, एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान विषय के साथ रखा जाएगा, ये लक्ष्य है। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय कांग्रेस का क्या है, खान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों के बीच सहयोग से इसको आयोजित करवाया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मिनिस्ट्रीज ऑफ माइंस एंड अर्थ साइंस, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, साइंस अकेडमीज ऑफ बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, 36वें IGC के अवसर पर 3 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, साथ ही एक प्रथम दिवस फर्स्ट डे कवर भी जारी किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी का दिन, प्रसन्नता का दिन। तो ये जो मापदंड है ये कहाँ से आया है, आप लोग सारे जानते हैं कि भूटान ने ये कंसेप्ट पूरे दुनिया को दिया है कि सिर्फ भौतिक चीजों के भागने के पीछे टेंशन और हमें आगे बढ़ना है, हमें पैसे कमाना है, हमें ये करना है, घर बनाना है, ये बनाना है, तो इन चीजों के पीछे भागने से कोई यही मतलब जीवन में
मापदंड नहीं है विकास के और चीज़ों के। हैप्पीनेस का अपना योगदान है, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये कंसेप्ट आया था। ये 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हैप्पीनेस डे 2022 की थीम है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। ठीक है। क्या है, फिर से मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया था। 2012 में ही इसका 12 जुलाई 2012 में इसके लिए प्रस्ताव पारित हो गया था। संकल्पना कहाँ से आई थी? भूटान से आई थी, जिन्होंने राष्ट्रीय खुशी के महत्व पे प्रकाश डाला था। मद्रास के आईआईटी और आरबीआई इनोवेशन हब ने बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप के साथ संबंध बनाकर अपना काम करना चालू किया है। ठीक है। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल, आरबीआई इनोवेशन हब, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने भारत में फिनटेक व्यवसायों का समर्थन और विस्तार करने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहयोग करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको पता है कि स्टार्टअप ही है जो आज तो कुछ नहीं दिख रहा, कल को पता नहीं क्या हो जाए। तो चाइना जैसे जो देश हैं वो हर देश के स्टार्टअप में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं स्टार्टअप में ही फ्यूचर है। कौन नया कंसेप्ट आया और वो कल को कितना बड़ा हो जाए, वो उसी बात से निर्भर करता है। तो इनोवेटिव होना और नया स्टार्टअप को आना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है आज के समय में। आरबीआई इनोवेशन हब के सीईओ ने कहा, हम इस तरह के इंक्यूबेशन से सहयोग के माध्यम से देश में फिनटेक स्टार्टअप के विकास के अनुकूल एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहते हैं। एक वैसा माहौल बनाना चाहते हैं कि लोग स्टार्टअप को लेकर ज़्यादा जागरूक हों, वो अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, उसको कैसे पूरा करेंगे उसका एक प्लान लेके आए और देश के विकास में अपना योगदान दें। रक्षा मंत्री द्वारा बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण, ठीक है, ये उड़ान नियंत्रण प्रणाली के एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है। इस तरह की चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। और यहाँ पे क्या होगा, राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में डीआरडीओ प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एडीई के 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है। वहां से वो सारी चीजों को एक साथ में नजर रख सकेंगे। एक आपस में इंटीग्रेटेड एक सिस्टम होगा जहां से जो भी चीजें उड़ रही हैं उसके बारे में डाटा रखा जाएगा। ये नहीं कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो जाए और हम या कोई भी आपस में कंफ्यूज होकर किसी प्रकार की कोई बड़ी गलती कर पाए। ठीक है। इन चीजों से बचाने के लिए इसका हुआ है। राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में डीआरडीओ प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में इस चीज का किया है उद्घाटन। FCS सुविधा एडी बेंगलुरु को लड़ाकू विमानों के लिए एवियोनिक्स और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के लिए FCC के विकास के लिए अनुसंधान और विकास भी। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल जो उड़ान है, कमर्शियल उड़ान है, उनके लिए ये रहेगा, बल्कि जो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान है उनके लिए भी एक रिसर्च सेंटर और अनुसंधान केंद्र और डेवलपिंग सेंटर के रूप में काम करेगा। चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है। अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताया है कि कल ही बताया है कि ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में एक इंडेक्स बनाया जाएगा कि कौन सी फसल, एक ही फसल की कितनी प्रजातियां या अलग अलग फसल को किस तरीके से लोग उत्पादन कर रहे हैं, ताकि उस पर पता चल सके कि क्या असर होता है। तो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और इसका उत्तर है तेलंगाना में हो रहा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, ये न्यूज में रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस ऋण के नियामक ढांचे के दिशा निर्देश जारी किए हैं?
यह भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये आरबीआई ने किया है। ये अपने जो माइक्रो फाइनेंस के लिए जो लोन दिया जा सकता था उसके लिए ये अपने बहुत सारे क्राइटेरिया को चेंज कर रहे हैं, उसको बढ़ाकर बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। वो दिशा निर्देश जो है जस्ट आया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अधीनस्थ ऋण CGSSD के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वाली जो मिनिस्ट्री है वो इस चीज़ के लिए कर रहा है। इनकी MSME जो है, इनकी बहुत सारी स्कीम्स जो है रेगुलर न्यूज़ में भी रही है। आप कमेंट करके इनके स्कीम्स को बता भी सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बार कमेंट करवाया हुआ है आपसे कि इन्होंने कौन कौन से स्कीम्स लागू किए हैं। पिछले 4-5 दिनों की क्लास में आपको मिल जाएंगी वो। ULPIN जो खबरों में रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या। ये भी आपको जल्दी ही बताया गया है, 2-3 दिनों के क्लास के अंदर में ही बताया गया है। ये लैंड रिसोर्स से संबंधित है। और किस राज्य ने किया है ये असम ने किया है। ठीक है, किस राज्य ने एकीकृत अस्पताल सुविधा प्रबंधन सेवा IHFMS को अपनाया है? ठीक है, तो ये तेलंगाना में अपनाया गया है। तेलंगाना में अपनाया गया। इसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मरीजों के लिए बेड साइड देखभाल, स्वच्छता और जनशक्ति की उपलब्धता सहित समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। कहाँ पे आया है ये? तेलंगाना में ही आया है। तेलंगाना में भी हमने एक और इंडेक्स देखा था और ये भी आ गया आपका IHFMS। किस भारतीय शहर ने जलवायु कार्य योजना जारी की है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया है? तो यह मुंबई में हुआ है। ठीक है, बृहन मुंबई नगर निगम जो है BMC, उनके द्वारा यह प्रस्तावित है। हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम से संबंधित। जिनेवा में बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, तो लेकिन जो अभी न्यूज में रहा था जिनेवा कन्वेंशन, वो युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार जो है उसके नियम से संबंधित है कि किस तरह की चीजें हो, नागरिक पे उसका किस हद तक आप प्रभाव डाल सकते हैं, गैर लड़ाकू इलाके किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। सफेद रंग के मेनहीर, सफेद रंग के मेनहीर के नाम से जाना वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? तो इसका उत्तर भी तेलंगाना है। ठीक है, यह उनके पुरातत्विक, यह न्यूज आप जरूर पढ़ें, यह उनके पुरातत्विक विरासत अवशेषों के सर्वेक्षण के दौरान पोस्ट रिटी के संरक्षित विरासत कार्यक्रम के तहत देखा गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार मेनहीर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मेनहीर एक मृत व्यक्ति की याद में निर्मित लौह युग का है। ठीक है, ये कब का है? ये लौह युग का है। ये किस चीज में, किसके लिए निर्मित किया गया था? ये क्या चीज है? सफेद रंग का है। ये किस युग में निर्मित किया गया था? लौह युग में। और किस लिए? एक मृत व्यक्ति की याद में। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन इससे बनता है। कहाँ मिला है? ये तेलंगाना में। खेल, आज का आखिरी न्यूज, खेल महाकुंभ किस भारतीय राज्य में आयोजित हुआ खेल आयोजन है? ठीक है, तो ये गुजरात में आयोजित हुआ है। यह आयोजन 2010 में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 2019 में इसे 36 सामान्य खेल, 16 से बढ़ाकर 36 कर दिया गया और 26 पैरा स्पोर्ट्स तक बढ़ा दिया गया। कोविड-19 की वजह से 2020 में आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्रैश कोर्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है। आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो दिन भर के करवा दिए गए हैं। अब आप इसको चाहें, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर आप नोट कर जरूर रखें कि जो क्रैश कोर्स है उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ में ज़्यादा हो हंगामा नहीं किया जाएगा, ज़बरदस्ती तेज आवाज़ में बात करके आपकी क्या कहते हैं एड्रेनलिन को नहीं बढ़ाया जाएगा, और उस तरह की चीज़ें नहीं होगी। जो सामान्य तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना आता है। हमारी मार्केटिंग कमजोर है, मार्केटिंग में अच्छे नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। हमें अपने तरीके से चलना है, हमें कंटेंट से मतलब है, हमें फालतू की चीज़ों से नहीं मतलब है। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट दोबारा बोलना जरूरी नहीं है, तो आप करें और पढ़ाई करें, लगे रहें। कल आपकी हिस्ट्री की भी वीडियो आ गई, उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। थैंक यू।